नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं वंदना रानी प्राथमिक विद्यालय सादुल्लापुर नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कक्षा 5 का पाठ राष्ट्र गौरव कलाम, जिसमें हम अपने 11वें राष्ट्रपति कलाम जी के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप सब अपने सुबह से लेकर रात तक के क्रियाकलाप में देखते हैं कि बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि हमें विज्ञान ने ही दी हैं। और आपने देखा होगा कि अभी अगर आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करनी है तो आप तुरंत फ़ोन लगाते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसी तरह से हम विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है और हमें उसके बारे में तुरंत पता चल जाता है। तो ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। और इसी तरह विज्ञान ने कृषि, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया है। और इस तरह की जो खोज करते हैं उनको हम सब वैज्ञानिक कहते हैं। तो हमारे देश के भी वैज्ञानिक हुए हैं जो कि हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे। तो उनके बारे में जानने से पहले उन्होंने कुछ पंक्तियां कही हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले हम उनको जान लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो बच्चों, सोते वक्त तो हम सब जो देखते हैं उसको सपना कहते ही हैं, लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा सपना है मैं इंजीनियर बनूँ, या आप जो भी सोचते हैं वो भी तो आपका सपना है। तो उसे पूरा करने के लिए आप सबको भी मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि आपको सोने तक का भी ध्यान नहीं रखना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। फिर उन्होंने कहा है, किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना तथा किसी की सेवा करना सबसे उत्तम कार्य है। तो बच्चों, ये भी कितनी अच्छी बात है कि हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के दुख को समझना है। तो बच्चों, एक बात उन्होंने और कही है कि अपनी पहली सफलता के बाद आराम ना करें। अगर आप दूसरे प्रयास में नाकाम हो जाएंगे तो सब यही कहेंगे कि आपकी सफलता आपको भाग्य से मिली है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी काम में एक बार सफल हो जाते हैं तो आपको आराम नहीं करना है, आपको और मेहनत करनी है और ध्यान से उसमें काम करना है, ताकि आप उसमें आगे भी सफल होते रहें और कोई ये ना कह सके कि आपको भाग्य से सफलता मिली है। और बच्चों, ये है हमारा पाठ राष्ट्र गौरव कलाम। तो बच्चों, ये पाठ साक्षात्कार के रूप में है, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन एवं कार्यों के बारे में जानने के लिए हम उसका साक्षात्कार या इंटरव्यू लेते हैं। अखबार, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो व दूरदर्शन आदि में इनका प्रसारण होता है। साक्षात्कार के समय हम अपने प्रश्न उस व्यक्ति से पूछते हैं जिनका वह उत्तर देता है। इन उत्तरों को लिखकर अथवा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उत्तरों को जब लिखा जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि विचारों की भाषा यथासंभव वही हो जो उस व्यक्ति ने प्रयोग की है। तो इसका मतलब है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसमें अपनी बात नहीं लिखेंगे, उनकी बात ही लिखेंगे जो वो कहेंगे। और आप भी अपने आसपास जो भी बनना चाहते हैं उन व्यक्तियों का इंटरव्यू लेकर जान सकते हैं कि आपको वैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। देश में परमाणु परीक्षण उन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ। उन्होंने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे को बुलंद किया। तो बच्चों, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप सब याद रखेंगे, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक बार दोहराइए फिर से, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो एक बार फिर से नाम लीजिए, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो बच्चों, अब हम इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के समीप धनुषकोटी में हुआ था। और इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था और माताजी का नाम आशियम्मा था। और इन्होंने अपने माता पिता से उदारता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भावनाएं सीखी। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो रामेश्वरम में ही हुई। और फिर इन्होंने 1950 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये सन 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा किया। और फिर उसके बाद ये 1958 में जब इनका कैरियर प्रारंभ ही हुआ था, तब ये भारतीय फौज के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया, जो कि बहुत ही पसंद किया गया। और फिर इसके बाद इन्होंने रक्षा अनुसंधान से छोड़कर अंतरिक्ष अनुसंधान में अपने कार्यभार को 1962 में कार्य ग्रहण किया। और फिर 1980 में रोहिणी नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित करने में अपना योगदान दिया। और इनके इस कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1982 में कलाम जी ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक के पद पर पदभार ग्रहण किया। और फिर वहाँ पर इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलों के परीक्षण में योगदान दिया। और फिर 1992 में अब्दुल कलाम जी रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी बने। और फिर 1997 में अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने विज्ञान में और रक्षा में भारत को बहुत आगे लेके गए, जिसके कारण इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 2 मई 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक कार्यक्रम उनकी देखरेख में हुआ। उससे पहले जो परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये सिर्फ एक दर्शक के रूप में शामिल हुए थे। लेकिन जब दूसरी बार परमाणु परीक्षण हुआ तो ये इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और फिर उनके इस योगदान को देखते हुए कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और उनका राष्ट्रपति शासन का काल बहुत अच्छा था। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में एक कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान देते समय अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हानि थी, क्योंकि कलाम जी 2020 तक हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे। डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वे उनकी जिज्ञासाओं को तुरंत शांत करते थे। तो इसी तरह से कुछ प्रश्न हैं जो बच्चों ने पूछे हैं और उन्होंने उनके उत्तर दिए हैं। तो आइए अब हम इन उत्तरों को और इन प्रश्नों को
जान लेते हैं। तो एक बच्चे ने उनसे प्रश्न किया, क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे कक्षा 5 के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उड़ते हुए पक्षी दिखाकर इसका जीवंत उदाहरण भी दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो बच्चों, आपके भी अध्यापक आपको बताते होंगे कि बताते हैं और बहुत से परीक्षण करके दिखाते हैं, या फिर जो जीवंत चीज़ें दिखाते हैं, दिखाने लायक होती हैं, दिखाते हैं। तो आप सब भी उनसे प्रेरणा लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो यही इसी बात को उन्होंने बताया है कि उनके अध्यापक ने जब उन्हें जीवंत उदाहरण दिखाया तो वे उससे बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को ठान लिया कि उन्हें क्या करना है। फिर एक बच्चे ने पूछा, बचपन हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो आप सब भी सोचते हैं स्कूल में आप कुछ अलग भाषा पढ़ते हैं, आपके घर की अलग भाषा होती है। तो कई बार कुछ बच्चे भूल जाते हैं, स्कूल में भी घर की भाषा बोलते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि हमने शायद कुछ गलत बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका उत्तर कलाम जी ने कैसे दिया है? मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं से हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। चूंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो बच्चों, इसका मतलब है कि हम अपने स्कूलों में भी माध्यमिक तक अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आगे भी बड़ी क्लासेस में भी अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि जब हम दूसरे देशों से संपर्क करना चाहेंगे या कहीं और से संपर्क करना चाहेंगे तो हमें एक संपर्क भाषा चाहिए होगी, जिससे कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और उनकी बात को हम जान सकें। तो इसलिए हमारे देश में संपर्क भाषा है अंग्रेजी। तो इसीलिए हमें जहाँ जिस भी देश में जाना हो या वहाँ की बातों को समझना हो, वहाँ की किताबें पढ़नी हो, तो हमें वहाँ की भाषा को भी सीखना पड़ता है। तो इसीलिए हमें संपर्क भाषा के रूप में अपनी भाषा के साथ दूसरी भाषा को भी सीखना चाहिए और अपनी भाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। फिर एक बच्चे ने पूछा, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो कलाम जी इसके बारे में कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो कलाम जी चाहते थे कि वो 2020 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बना लें। बच्चों, विकसित का मतलब होता है जो देश अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर ले, दूसरों पर निर्भर ना रहे। तो वो चाहते थे कि वो अपने देश को इतना विकसित बना लें कि जहाँ पर सबकी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें और वे दूसरों पर निर्भर ना रहें, और जो हमारे देश की जनसंख्या है वो सभी खुश रहे, सबके चेहरों पर मुस्कान रहे। और फिर आपकी दृष्टि में, एक बच्चे ने पूछा, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो कलाम जी ने कहा, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या विपत्ति से बचाना ही साहस है। तो हम सब दूसरों को, जब कोई दूसरा मुसीबत में हो, हमें उसको बचाना है और यही साहस है। लेकिन कई बार
लोग अपनी जान की परवाह कर लेते हैं और दूसरों को नहीं बचाते हैं। तो बच्चों, हमें कलाम जी के अनुसार साहस दिखाना है और अपने इस कार्य को करना है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया बच्चे ने कि अगर कोई कलाम जी की तरह वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो कलाम जी कह रहे हैं कि जैसे ही आप युवा अवस्था में कदम रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 18 साल के हो जाओ या 20 साल के हो जाओ। आप जब समझदार हो जाएं, चीज़ों को समझने लगें और आप ये सोच लें कि आपको क्या बनना है, आप उसी दिन से उस तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जैसे आप अगर अभी 10 साल के हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप आज से ही अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम शुरू कर दें। नई नई किताबें पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही सीमित ना रहें। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना डट कर करना है। जब हम उनका डट कर सामना करेंगे तो हम अपनी समस्याओं से पार हो जाएंगे। और हमेशा निरंतर ज्ञान अर्जित करने का मतलब है कि नया नया सीखिए, नई नई चीज़ें जानिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। फिर एक बच्चे ने पूछा, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, लेकिन किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो ये प्रश्न भी बच्चे ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि किसान मजदूर भी हमारे राष्ट्र के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो देखिए कलाम जी इसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तो बच्चों, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, उसमें अच्छा कीजिए और उसमें अच्छे से अच्छा करने के लिए मेहनत कीजिए। अगर आप किसान बनना चाहते हैं तो पढ़िए, किसान खेती के नए नए तरीके आ गए हैं, आप उनको सीखिए। उससे आप अच्छे से अच्छी फसल उगाकर अपने देश की सेवा करेंगे। और अच्छे से अच्छा करके अगर कोई मजदूर भी है तो वो भी अच्छा काम करता है तो उसके काम को सराहा जाता है। कलाकार है तो कलाकारों को भी राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है। और दस्तकारों को भी उनके काम के लिए सम्मानित किया जाता है। तो कोई जो भी बनना चाहता है, बस ये ध्यान रखिए कि आपको अपने काम को अच्छे से करना है और उसमें निपुण होना है। फिर एक बच्चे ने पूछा, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो ये तो हम सभी अक्सर सोचते हैं कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो कलाम जी ने बताया है, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति मतलब वजीफा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे वजीफा भी जानते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। तो जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको बैंक भी ऋण देंगे, पढ़ने के लिए ऋण देंगे। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं।
तो हम अगर बड़ा सोचते हैं तो मुश्किलें तो आती ही हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। तो जो भी मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ आए हमारे सामने, हमें उनको पराजित करने के लिए कठिन परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो अब हम जानते हैं कि कलाम जी को कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अद्वितीय योगदान को देखकर भारत सरकार ने उन्हें निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया। यहाँ पर मैं उन पुरस्कारों को बता रही हूँ जो भारत सरकार से मिले हैं। तो उन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और फिर उन्हें 1990 में पद्म विभूषण मिला, और फिर 1997 में भारत रत्न, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो दिया गया। और फिर कलाम जी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मुख्य पुस्तकें ही दिखाई हैं आपको। ये है विंग्स ऑफ फायर। इसमें उन्होंने एन ऑटोग्राफी नामक इस किताब में अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर पहले 32 वर्षों के संस्मरणों का वर्णन है। इन्होंने अपने शुरू के जीवन के 32 वर्षों का वर्णन इस किताब में किया है। और फिर है उनकी एक और किताब, मेरी जीवन यात्रा, कलाम की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो इस किताब में कलाम जी ने रामेश्वरम से लेकर दिल्ली तक की यात्रा को लिखा है। और बच्चों, एक छोटी सी कहानी जो कि मैंने दीक्षा ऐप से ली है, आप इसे वहाँ पर एनिमेटेड में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी वो कहानी संक्षिप्त में बता रही हूँ। इस कहानी का नाम है फाइटर जेट का डिज़ाइन बनाना। इस कहानी से आप जानेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बचपन में जब वो छोटे थे तो वे रामेश्वरम में अपने स्कूल से घर जाने के लिए पैदल बच्चों के साथ जाते थे। रास्ते में एक तालाब पड़ता था और उस तालाब के पास बच्चे बैठ जाते थे, जैसे आप सब भी घर जाते जाते बीच में बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चे कंकड़ फेंकते थे पानी में, और ये वहाँ पर बैठकर सारस और जो पक्षी होते थे उनको उड़ता हुआ देखते थे। और फिर उनको देखकर वो सोचते थे कि ये कैसे उड़ते हैं, या उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। उनको देखकर उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है जो ऊंचाई तक लेकर जाए। फिर उन्होंने सोचा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेना है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, और फिर छात्रवृत्ति हासिल की, मतलब वजीफा प्राप्त किया पढ़ने के लिए। तो फिर उन्होंने वहाँ पर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहाँ उसके प्रांगण में 2 बड़े बड़े जहाज के मॉडल रखे हुए थे जो कि उनको बहुत ही आकर्षित करते थे। तो इन जब सभी बच्चे अपने छात्रावास में चले जाते थे, वो इनके पास बैठकर इनको निहारते थे और सोचते थे। फिर उनकी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में उनके अध्यापक ने उन्हें फाइटर जेट का डिज़ाइन बनाने का कार्य दिया, उन 4 लड़कों को। तो सभी ने आपस में काम बांट लिया। तो आखिरी के समय में उनके अध्यापक ने उनका काम देखा और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा काम बिल्कुल पसंद नहीं आया है। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आपकी छात्रवृत्ति भी रोक दी जाएगी, और उन्हें 3 दिन का समय दिया दूसरा उस कार्य को और अच्छे से करने के लिए। तो उन्होंने रात दिन एक किया, अपनी पलक तक नहीं झपकाई और अपने काम को करते रहे। और फिर रविवार की सुबह उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। तो उनके अध्यापक उनके कार्य को पीछे से देख रहे थे। उन्होंने उनकी ड्राइंग देखी और उसको देखकर बहुत खुश हुए
और कहा कि मैंने तुम्हें बहुत कम समय दिया था, लेकिन फिर भी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर इस तरह से उन्होंने जब अपने अध्यापक की बात सुनी तो उन्हें लगा कि उन्होंने पिछले 3 दिन से ना ज़्यादा खाया है ना पिया है, बस अपने काम में ही लगे रहे हैं, तब वे अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं। इस तरह से यहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और फिर अपने कार्य में अपने देश के लिए सबसे पहले 1958 में मैंने बताया था कि उन्होंने एक फाइटर जेट का डिज़ाइन भी बनाया था। तो इस तरह से उन्हें लगा कि जो उन्होंने बचपन में सपना देखा था पक्षियों को उड़ते हुए, वो उनको अब साकार होता हुआ लगा। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जब मैं कक्षा में पढ़ाती हूँ तो बच्चों को कठिन लगते हैं, तो मैंने उनको लिखे हैं और उनके अर्थ भी लिखे हैं। जैसे सक्षम, सक्षम का मतलब समर्थ। हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हैं, हम इस काम को जब कर पाएंगे कहते हैं तो सक्षम है, मतलब समर्थ हैं। वैश्विक, विश्व स्तर पर। जब हम किसी अपने देश की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपने देश के लिए बात करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय होता है, और जब हम पूरे विश्व के लिए बात करते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं चीन, जापान, जब हम उस स्तर की कोई बात करते हैं तो वो होता है विश्व स्तर, यानी वैश्विक स्तर। अवस्था, उम्र। जैसे आपकी उम्र 10 साल 12 साल जो भी है आप जानते हैं। लक्ष्य, उद्देश्य। आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उद्देश्य बनाइए अपना और उसके लिए मेहनत कीजिए। शोध, खोज। तो मैंने आपको बताया है कि नई नई तकनीकों की रोज खोज होती रहती है, तो आप भी पढ़िए लिखिए और खोज कीजिए। पराजित करना मतलब हराना। महारत, कुशलता। आप अपने पढ़ाई में कितने कुशल होते हैं, जितना आप पढ़ेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कुशल होते जाएंगे। निरंतर, लगातार। जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो सफल होते हैं। अर्जित मतलब हासिल करना, कुछ प्राप्त करना। आपदा, विपत्ति। तो बच्चों, हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं जो हमारी किताब की अभ्यास में दिए गए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे के समीप धनुषकोटी गांव में हुआ था। डॉक्टर कलाम ने किन किन पदों पर कार्य किया? डॉक्टर कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया। 2002 से 2007 तक डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। जय विज्ञान का नारा कब बुलंद हुआ? तो 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण के ऐतिहासिक कार्यक्रम के समय जय विज्ञान का नारा बुलंद हुआ। तो बच्चों, कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको सोच विचार कर लिखना है। कलाम की तरह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने अपने प्रश्न में के उत्तर में दिया है। राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ये भी उन्होंने हमें उत्तर में बताया है, आप सब स्वयं खोजेंगे। कलाम जी के साहस की क्या परिभाषा बताई है? तो ये भी उन्होंने हमें अपने प्रश्नों के उत्तर में जवाब दिया है। ये सब आपको अपनी किताब से ढूंढना है। राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु कलाम जी ने क्या संदेश दिए? तो ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं और अपनी किताब से ढूंढकर स्वयं करेंगे। आप बड़े होकर क्या बनेंगे, इस बारे में आपका भी कोई सपना होगा, लिखिए। तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि आपको अपना सपना लिखना है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना चाहते हैं, आप उसके बारे में लिखेंगे। आपने यह बनना ही क्यों चुना? आप इस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बच्चों, यहाँ भाषा की बात में हम प्रत्यय जानेंगे। प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इक प्रत्यय लगाने पर शब्द का पहला
स्वर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब उसमें बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे यहां हमने लिखा है वर्ष जमा इक वार्षिक। तो अब हम देखो संस्कृति प्लस इक सांस्कृतिक, तो यहां स में मात्रा नहीं है और यहां आ की मात्रा लग गई है। और अर्थ प्लस इक आर्थिक, तो यहां भी देखिए बच्चों अर्थ का यहां बड़ा आ हो गया है। मंगल प्लस इक मांगलिक, यहां भी हम इसको बड़े आ की मात्रा मां के साथ लगा दे रहे हैं। धर्म प्लस इक धार्मिक, साहित्य प्लस इक साहित्यिक, समाज प्लस इक सामाजिक। तो बच्चों अब आपको कुछ ये प्रश्न हैं जो करने हैं। कलाम जी के बारे में एक बात और, उनके शिक्षक ने जीवंत उदाहरण से उनके अंदर विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी थी। क्या आपके भी किसी अध्यापक ने आपको इस प्रकार की प्रेरणा दी है? अपना अनुभव साझा कीजिए। तो आप जिस भी कक्षा में रहे हो या जिस भी कक्षा में हैं, जिस अध्यापक ने आपको प्रेरित किया है, आपको उनके बारे में लिखना है। तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत से सफल व्यक्ति होंगे जिनसे तुम प्रभावित होगे या जिन्हें तुम बहुत पसंद करते होगे। उनके व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, सफलताओं के बारे में जानने हेतु आप अपने शिक्षक की मदद से कुछ प्रश्न बनाइए। इन प्रश्नों के माध्यम से उनका साक्षात्कार लीजिए। अब्दुल कलाम के विषय में अपने शिक्षकों तथा पुस्तकालय के माध्यम से और भी जानकारी एकत्र कीजिए। तो आप अपने पुस्तकालय में जाकर उनके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़िए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। और अपनी कुछ खट्टी मीठी यादें अपने कक्षा के साथियों से साझा कीजिए। जैसे विद्यालय में पहला दिन, जब आप स्कूल में सबसे पहले गए थे तो आपको कैसा लगा था, ये लिखना है। दीपावली की शाम, होली का हुड़दंग, मेले की मौज, साफ सुथरे स्कूल की खुशी और दावत में जाकर आपको कैसा लगता है, ये सब आप छोटा छोटा लिखकर अपने दोस्तों से साझा कर सकते हैं। इस पाठ से हमने जाना डॉक्टर कलाम जी का जीवन परिचय, डॉक्टर कलाम का वैज्ञानिक योगदान, डॉक्टर कलाम के अनमोल विचार, डॉक्टर कलाम जी की पुस्तकें। तो बच्चों इसी तरह डॉक्टर कलाम को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान। तो बच्चों इसी तरह से हम सब मिलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका धन्यवाद।